मेरे 40वें का दिन भी आ चुका था। मेरे अम्मी अब्बू और बाकी फौत शुदगान भी आए हुए थे। मैं इनके पास जाकर बैठ गया। अम्मी कहने लगी, अब तो तुम्हें फौत हुए 40 दिन हो गए हैं, अब जाने के बारे में क्या कहते हो? तो मैंने कहा, अम्मी जी ये लोग बहुत दुखी हैं और मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग मुझे भूल पाएंगे। मैं भी अभी यहीं रुकना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बू बोले, बेटा जी तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? ना तुम किसी से बात कर सकते हो, ना कोई तुम्हें सुन और महसूस कर सकता है, और फिर तुम्हें जो लेने आए हैं वो भी बार बार नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि जब तुम इन्हें बुलाओगे तो ये आ जाएंगे। मैंने अब्बू की बात सुनकर हैरत से कहा, भला मैं इनको क्यों बुलाऊंगा? ये तो अच्छा है, मुझे जितना ज्यादा वक्त मिल जाए, बस आप मुझे इनसे इजाजत ले दें। तो अब्बू बोले, बेटा मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है और जो लोग दुनिया में ही अपने अल्लाह पर राज़ी हो जाते हैं वो इसी वक्त अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए इनके साथ चल पड़ते हैं, और जो राज़ी ना हो उन्हें अल्लाह पाक के हुक्म से ये वक्त देते हैं जब तक वो बंदा राज़ी बिल रज़ा ना हो जाए, और अक्सर लोग बहुत जल्द राज़ी बिल रज़ा इनके साथ चले जाते हैं। मैंने कहा, अब्बू अगर ये इजाज़त दे देते हैं तो फिर मौत का वक्त तो मुतय्यन ना हुआ? तो अब्बू कहने लगे, बेटा मौत तो नफ्स को आती है, जो मिट्टी का पुतला है वक्त उसका मुकर्रर होता है, रूह का नहीं। तुम एक रूह हो, रूह को मौत नहीं आती, बस उसका ठिकाना बदल जाता है। इतनी देर में हाफिज साहब ने दरूद देना शुरू कर दिया तो दोनों फरिश्ते आए और कहने लगे, बताओ अब जाना है या अभी रुकना है? मैंने कहा, नहीं मुझे अभी रुकना है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो एक बोला, ठीक है हम तुम्हें छोड़ कर जा रहे हैं, मगर याद रखो तुम्हें आखिरकार वहीं जाना है जो तुम्हारा असल मुकाम है। बेशक मेरा रब बेहतर फैसला करने वाला है। इसके बाद अम्मी अब्बू प्यार और दुआएं देते हुए रुखसत हो गए। घर में बहुत रश था, मेहमान आए हुए थे। शाम के 4-5 बजे तक सब रुखसत हो गए। अब घर में मेरी बीवी, मेरे ससुराल और भाई बहन ही बाकी बचे थे। सब शायद थके हुए थे इसलिए जल्द सो गए। अगले दिन नाश्ते से फारिग होकर आपा कहने लगी, मैं आज जा रही हूँ, बच्चे घर में अकेले हैं। तो मेरी बीवी ने कहा, आपा आज रुक जाएं, मैंने कुछ बात करनी है। तो आपा ने कहा, हाँ अभी बोल दो जो बात करनी है। वो कहने लगी, नहीं भाई को आ लेने दे, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, वो आते हैं तो उनके सामने बात करेंगे। आपा ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भाई दिन भर मसरूफ रहे। रात को सब इकट्ठे बैठे तो मेरी बीवी ने कहा, असल में बात ये करनी है कि अब मेरा यहाँ कोई नहीं है जिसके सहारे मैं यहाँ रुकूं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ये घर बेच दूं और अम्मी की तरफ चली जाऊं। इसकी ये बात सुनी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। बिना ये सोचे कि ना तो मुझे कोई सुन सकता है ना देख सकता है, तकरीबन चीखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है? तुम्हें पता है ये घर मैंने कितने चाव से बनाया था, कितनी मेहनत करके बनाया। मैंने अपना पेट काट काट कर इसके लिए पैसे जमा किए और तुम उसे बेचना चाहती हो? मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि वहाँ तो कोई मेरी बात सुन नहीं पा रहा। भाई कह रहे थे, तुम बेशक अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ, मगर बेहतर है अभी ना बेचो, लोग बातें करेंगे, फिर 1.5 साल बाद कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। तो भाभी बोली, आप इस मामले में ना बोलें, अगर वो बेचना चाह रही है तो बेचने दे, वो अकेली कैसे रहेगी? यहाँ मैं हैरान कि भाभी इसकी तरफदार कब से हो गई। मेरी जिंदगी में तो एक दूसरे को देखने की रवादार नहीं होती थी। मुझे दुख इस बात का था कि मेरी तो कब्र भी यहाँ है, अगर ये चली गई तो मेरी कब्र पे कौन आएगा? कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरों में गए तो मैं भाई के साथ चला गया, क्योंकि मुझे उलझन हो रही थी कि भाभी कैसे मेरी बीवी की साइड ले रही हैं। असल बात तक पहुंचना चाहता था। मैं जब गया तो भाभी भाई से कह रही थी कि आपको क्या जरूरत है बोलने की, बेचने दो, अच्छा है हमारा हिस्सा भी निकल आएगा। हिस्सा? भाई ने हैरत से पूछा। ये घर तो उसने अपने पैसों का बनाया था। भाभी बोली, हाँ मगर जमीन तो विरासती थी ना, उसमें तो सबका हिस्सा है। भाई बोले, नहीं मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, उसने अपनी मेहनत से घर बनाया था, मगर मुझे दुख इस बात का है कि उसकी कब्र यहाँ है, माँ बाप की कब्रें भी इधर ही हैं, वो चली गई तो कब्रों पे कौन आएगा?
हम तो पहले ही नहीं आ सकते। भाभी ने कहा, अब मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता, अब वो कब्रों के लिए सारी जिंदगी बैठी रहे, अभी इसकी उम्र ही क्या है। वो भाभी ने बात तो बहुत तल्ख कही थी, मेरे दिल पे जैसे खंजर चला दी हो, मगर बात थी तो सच। अब और सुनने की मेरे अंदर ताकत नहीं थी, सो मैं बाहर निकल आया। एक कोने में बैठकर सोच रहा था, कुछ कर भी नहीं सकता था। अजीब मजबूरी और लाचारी की कैफियत थी। अगले दिन सब अपने अपने घरों को चले गए। मेरी बीवी एक बार फिर अपने मेके चली गई। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।